हाल ही में केशवानंद भारती जी का डेथ हो गया। ये केशवानंद भारती जी बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही 1973 में केस किया था, जिससे कि बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी ढांचे का जो कंसेप्ट है वो सामने आया था। देखिए क्या है कि जो संविधान है वो तो आपका 1950 में लागू हुआ और 1949 में वो बन के तैयार हो गया। लेकिन आपको पता ही है कि उस समय की जो परिस्थितियां थी कुछ और थी, और समय के हिसाब से क्या होता है कि उसमें संशोधन किया गया। अभी तक हमारे संविधान में 104 यानी कि 104 बार संशोधन हो चुका है। तो क्या पार्लियामेंट जो है वो संविधान के हर चीज को संशोधन कर सकती है? जैसे भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, तो क्या किसी गवर्नमेंट के पास ये पावर है, क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो उसको बदल सकती है? अपना देश जो है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करता है, तो क्या कोई गवर्नमेंट इसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना सकती है? जुडिशियल रिव्यू जो है, मतलब एक बार जो डिसीजन हो चुका है उसको बदला जा सकता है, कोर्ट उसको दोबारा देख सकती है। तो क्या उसको पार्लियामेंट चेंज कर सकती है? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे संविधान के बुनियादी ढांचे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसपे अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेस्ड है। तो ये जो बुनियादी ढांचे का कंसेप्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का, ये कंसेप्ट कब आया था? ये कंसेप्ट सबसे पहली बार आया था केशवानंद भारती केस में 1973 में। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। अब चलिए हम समझते हैं कि कैसे कैसे हुआ था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, और उसकी वजह से क्या हुआ था कि कुछ ही जमींदार के पास बहुत सी जमीन चली गई थी और बहुत से लोग जो है लैंडलेस थे। तो आज़ादी के बाद चूंकि कृषि ही मेन ऑक्यूपेशन था, सरकार ने जमींदारों को कहा कि भाई साहब आप अपनी जो जमीन है वो जो लैंडलेस किसान है उनको दे दीजिए। तो जमींदार जो है वो अपोज करने लगे और वो बार बार कोर्ट को अप्रोच करने लगे। तो फिर सरकार ने सोचा कि कुछ ऐसा चीज होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर हम कुछ सब्जेक्ट को वहां पे डाल दें तो वो कोर्ट के दायरे से बाहर हो जाएगा। तो जब संविधान बन के तैयार हुआ था दोस्तों 1950 में, तो उस समय उसमें टोटल 8 शेड्यूल थे, 8 अनुसूची थी। तो सरकार ने जो पहला अमेंडमेंट किया, यह क्वेश्चन पहला बार बहुत बार पूछा भी जाता है कि पहला अमेंडमेंट कौन सा था, फर्स्ट अमेंडमेंट। तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ 1951 में हुआ, और इससे क्या किया गया, इससे 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो कि भूमि संबंधित से था, कि इसमें अगर आप किसी चीज को डाल देंगे तो उसका जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा और वो कोर्ट के दायरे से बाहर रहेगा। तो शंकरी प्रसाद केस में जो है इसको जो फर्स्ट अमेंडमेंट है, पहला संशोधन, इसको जो है चैलेंज किया जाता है। और उसके बाद मतलब फर्स्ट संशोधन को जो है चैलेंज किया जाता है शंकरी प्रसाद केस में। और उस समय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कोई भी चीज को अमेंड कर सकती है, इवन जो आपका फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार, उसको भी वो चेंज कर सकती है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपने डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, मतलब एक बार जो डिसीजन हो चुका है उसको फिर बदल भी सकती है बाद में चल के। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार, वो मौलिक अधिकार है कि नहीं? तो 2 बार जो है सुप्रीम कोर्ट पहले बोल चुकी, एमपी शर्मा केस में, खड़क सिंह केस में, कि जो मौलिक अधिकार है, मतलब जो निजता का अधिकार है, वो एक मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन डिजिटल युग में और आधार कार्ड के टाइम पे जब आपका डेटा जो है बहुत बड़े पैमाने पे यूज किया जा रहा है, तो दोबारा से जो राइट टू प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट है कि नहीं, उसको केस पुट्टास्वामी ने चैलेंज किया। और फिर जो है कोर्ट ने ये डिसीजन दिया केस पुट्टास्वामी 2017 में कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट है। तो इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो वैसे ही जो शंकरी प्रसाद केस में हुआ था 1951 में, तो जब दोबारा 1967 में गोलकनाथ केस में ये मैटर सामने आया कि क्या पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है कि नहीं, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने तब अपना फैसला जो है वो चेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये सैक्रोसैंक्ट इन नेचर है और इसमें कोई बदलाव, इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों एक बात जान जाइए कि देश के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो एज ए गार्जियन है, और जो पार्लियामेंट है वो मतलब एज ए सन है, और जो
सन है वो कभी इधर उधर मतलब होता है और दोनों के बीच थोड़ा मतलब खटपट चलता है। क्यों? क्योंकि जो सन है वो बड़ा हो चुका है और मतलब उसको लगता है कि हम ही सही हैं, लेकिन अल्टीमेटली बाप बाप होता है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट रहता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन होता है और वो देखता है कि जो सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम कर रही है अथवा नहीं कर रही है। फिर जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है गोलकनाथ केस वाला, तो फिर पार्लियामेंट सोचती है कि अरे ऐसे कैसे जो है मेरा जो अमेंडमेंट का पावर है उस पर आप अंकुश लगा दिए। तो वो 24वां संशोधन पास करती है, 24th अमेंडमेंट, जिसमें वो ये चीज़ बोलती है कि नहीं, पार्लियामेंट कोई भी चीज़ को बदल सकती है। उसके बाद फिर से बेटा जी इधर उधर होने लगते हैं, तो जो पिताजी हैं वो फॉर्म में आते हैं। और जब केशवानंद भारती का केस होता है, जिसमें कि केशवानंद भारती ने केस किया था अपने मठ के कंट्रोल को लेके, तो वहाँ पे ये मुद्दा फिर से उठता है। हालांकि केशवानंद भारती अपना केस हार जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट जजमेंट आता है, बेसिक स्ट्रक्चर वाला, बुनियादी ढांचे वाला। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है, जो 24th अमेंडमेंट है वो वैध है, आप पार्लियामेंट जो है वो जो चाहे संशोधन कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन उसके पास ये पावर नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचे हैं, उसमें संशोधन करे। तो ये कंसेप्ट पहली बार जो है वो केशवानंद भारती केस में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पार्लियामेंट कहाँ मानने वाला? फिर पार्लियामेंट जो है लेटर ऑन चल के 42वां संशोधन जब होता है, तो वो फिर से इस चीज़ को बोलता है कि नहीं, पार्लियामेंट जो है 42वें संशोधन में एक प्रोविजन लाता है कि नहीं, पार्लियामेंट जो है वो कोई भी चीज़ में संशोधन कर सकता है। और इसको जो है फिर फाइनली मिनेर्वा मिल केस में चैलेंज होता है ये, और मिनेर्वा मिल जो है वो 42वें संशोधन के इस प्रावधान को कि पार्लियामेंट कोई भी चीज कर सकता है, इसको खारिज कर देता है। और वही जो केशवानंद भारती केस में आया था डिसीजन कि आप बदलाव तो कर सकते हैं, आप संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा, जैसे भारत एक सेकुलर कंट्री है, जो संविधान है उसकी सर्वोच्चता है, जुडिशियल रिव्यू का पावर है, भारत जो है एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री है, जो ये सब बुनियादी ढांचा है, भारत एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये सब जो बुनियादी ढांचा है इसको आप नहीं बदल सकते। तो इसको दोबारा दोहराया जाता है मिनेर्वा मिल केस में, और फिर ये रिपीट होता है वामन राव केस में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और जो केशवानंद भारती केस है वो किस लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी समय पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का जो बुनियादी ढांचा है उसका कंसेप्ट आता है और पार्लियामेंट को कहा जाता है, यानी कि बोला जाता है, समझाया जाता है कि ठीक है, आपको संशोधन करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, कीजिए, शौक से कीजिए, इवन कि आप फंडामेंटल राइट जो है मौलिक अधिकार में भी परिवर्तन कीजिए, लेकिन ध्यान ये रहे कि जो संविधान का मौलिक चीज़ है, बेसिक चीज़ है, जिस पे कि अपना देश टिका हुआ है, उनमें आप संशोधन नहीं कर सकते, उनमें आप बदलाव नहीं कर सकते। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो है आपका 1951 में जो है शंकरी प्रसाद केस में फर्स्ट अमेंडमेंट को चेंज किया गया, और फर्स्ट अमेंडमेंट को मतलब चेंज नहीं, फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हाँ जी, पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट जो चाहे बदलाव कर सकती है, इवन फंडामेंटल राइट में भी बदलाव कर सकती है। उसके बाद 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को चेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो फंडामेंटल राइट्स है वो सैक्रोसैंक्ट इन नेचर है और उनमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। फिर उसके अगेंस्ट में पार्लियामेंट ने 1971 में 24वां संशोधन किया, जिसमें यह बोला गया कि नहीं, पार्लियामेंट जो है वो कोई भी संशोधन कर सकता है, कोई भी बदलाव कर सकता है। इसको फिर केशवानंद भारती केस में 1973 में वैध तो माना गया, लेकिन उसमें यह कंसेप्ट आया कि आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप बदल नहीं सकते। हालांकि डिफाइन नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन जो विभिन्न केसेस के थ्रू ये सब निष्कर्ष निकाला गया है कि जैसे भारत एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कोई भी सरकार आके ये घोषित नहीं कर सकती कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है।
उसके बाद जो है भारत जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कोई भी पार्लियामेंट इसको चेंज नहीं कर सकती, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बना सकती। भारत में जो है संविधान की सर्वोच्चता है, सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी, लेकिन संविधान जो है वो सर्वोपरि है। उसके बाद आपका जो है भारत एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री है। तो ये सब जो है एग्जाम्पल है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये कंसेप्ट आया आपका केशवानंद भारती केस में 1973 में। और उसके बाद जो है फिर से पार्लियामेंट ने कोशिश की, 42nd अमेंडमेंट में एक प्रोविजन लाया जिसमें ये बोला गया कि नहीं, हम जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर इस सबको नहीं मानेंगे और हम जो है कोई भी चीज़ को बदलाव कर सकते हैं। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिमाग ठिकाने लगाया मिनर्वा मिल केस में, जब वापस से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का फंडा दोहराया गया और 42nd अमेंडमेंट के उस प्रोविजन को हटाया गया, और फिर वामन राव केस में दोबारा उसको रिपीट किया गया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अब अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मेहनत होगी, जीत होगी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।